दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि ट्विटर पर उठी रामदेव की गिरफ्तारी की मांग, WHO के नाम पर फ्रॉड करने का आरोप। जी आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने बीते 19 फरवरी को कोरोनिल नामक एक दवा लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम में बाबा रामदेव के साथ केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी मौजूद थे। बाबा रामदेव ने कोरोनिल को लेकर दावा किया था कि यह दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित है, लेकिन WHO के द्वारा इस दावे को खारिज किए जाने के बाद बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। जी आपको बता दें कि बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया है। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस, क्या आप बाबा रामदेव को WHO के नाम पर फर्जी सूचना फैलाने और लोगों को बहकाने के आरोप में गिरफ्तार करेंगे। साथ ही सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी आपको बता दें कि कोरोनिल दवा को लेकर बाबा रामदेव की कंपनी का कहना था कि इस दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिला हुआ है। बाबा रामदेव के इस दावे के बाद WHO ने बयान जारी करते हुए कहा था कि उन्होंने कोरोना की किसी भी पारंपरिक दवा को मंजूरी नहीं दी है। कोरोनिल के लॉन्चिंग के बाद रामदेव की कंपनी ने बयान जारी करके कहा था कि सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिलने के बाद अब इसे करीब 158 देशों में निर्यात किया जा सकता है। पिछले साल जून के महीने में भी कोरोना महामारी के दौरान बाबा रामदेव ने इस दवा को लोगों के सामने पेश किया था, लेकिन बाद में बाबा रामदेव को गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कोरोनिल के कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मौजूद रहने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सवाल खड़े किए हैं। IMA ने पूछा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते अवैज्ञानिक उत्पाद को जारी करना कितना सही है। साथ ही IMA ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद एक डॉक्टर हैं और उन्हें कोरोनिल को इस तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि पंडुचेरी से। जी आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट में फेल हुए CM नारायणसामी, पंडुचेरी में गिरी कांग्रेस की सरकार। जी हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ी खबर पंडुचेरी से है, जहां V नारायणसामी सरकार विधानसभा में सोमवार शक्ति परीक्षण के दौरान को बहुमत साबित करने में नाकाम रही, जिसके बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। आपको बता दें कि 5 कांग्रेस विधायकों और 1 द्रमुक विधायक के रविवार को इस्तीफा देने के बाद V नारायणसामी के लिए समस्या पैदा हो गई थी। हालांकि वो दावा कर रहे थे कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और वो आसानी से अपना बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि विश्वास मत पेश करने से पहले उन्होंने पूर्ण राज्य की मांग की। नारायणसामी के पास 9 विधायकों के अलावा 2 DMK और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन था, यानी कि उनके पास 12 विधायक थे, जबकि मैजिक आंकड़ा 14 का था, जिसकी वजह से शक्ति परीक्षण में नारायणसामी को नाकामी झेलनी पड़ी। फ्लोर टेस्ट में फेल होने के बाद विधानसभा स्पीकर ने ऐलान किया कि नारायणसामी सरकार ने यहां बहुमत खो दिया है और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। पंडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी पंडुचेरी गए थे और वहां उनकी सरकार गिर गई है। विधायकों को पार्टी के लिए ईमानदार रहना चाहिए। मालूम हो कि फ्लोर टेस्ट से पहले CM V नारायणसामी ने सदन में कहा कि विधायकों को पार्टी के लिए ईमानदार रहना चाहिए। जो विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं वे लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग उन्हें मौका परस्त कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्षियों के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। हमारे विधायकों की एकजुटता की वजह से हम पिछले 5 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी तरफ से अनुरोध के बावजूद फंड न देकर पंडुचेरी की जनता को धोखा दिया है। उसने हमेशा हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए हैं।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर, महाराष्ट्र, केरल समेत इन राज्यों में बढ़ता कहर। हर रोज बढ़ रहे हैं मामले। जी हां, बात कर रहे हैं कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,519 मामले बढ़े हैं। वहीं पंजाब में 136, कर्नाटक में 58, मध्य प्रदेश में 57 और दिल्ली में 46 मामले बढ़े हैं। इसी तरह हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और पुडुचेरी में भी सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि पतंजलि की कोरोनिल दवा पर आईएमए ने जताई नाराजगी, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से मांगा जवाब। जी हां, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने सोमवार को कथित तौर पर कोरोना के इलाज में सहायक दवाई कोरोनिल टैबलेट को लॉन्च किया था। ये लॉन्चिंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में हुई थी। सरकार के दोनों मंत्री उद्घाटन कार्यक्रम का हिस्सा थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पतंजलि ने दावा किया था कि उनकी दवाई कोरोना के खिलाफ इलाज में सहायक होगी और इसे आयुष मंत्रालय के साथ साथ WHO से भी प्रमाणिकता मिली है। लेकिन WHO ने पतंजलि के इस दावे को खारिज कर दिया है। अब आईएमए ने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है। जी आपको बता दें, वहीं बाबा रामदेव ने 19 फरवरी को कहा था कि कोरोनिल टैबलेट को आयुष मंत्रालय से और विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने बाद में एक ट्वीट कर कहा था कि हम किसी भी तरह के भ्रम को दूर करते हुए ये बताना चाहते हैं कि कोरोनिल के लिए हमारे WHO GMP आज्ञाकारी COPP प्रमाण पत्र DCGI भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह स्पष्ट है कि WHO किसी भी ड्रग को स्वीकार या अस्वीकृत न करे। WHO दुनिया भर के लोगों के लिए एक बेहतर स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए काम करता है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोयला स्मगलिंग के हवाले से। जी आपको बता दें कि CBI अभिषेक बनर्जी की पत्नी नरूला से करेगी पूछताछ। साली मेनका के घर पर पहुंची CBI। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी और TMC की राज्य सरकार के मध्य तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी के बीच CBI ने रविवार को प्रदेश के CM ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचकर उसकी पत्नी रुजिरा नरूला के नाम पर कोयला स्मगलिंग केस के संबंध में नोटिस दिया। CBI ने अभिषेक बनर्जी की साली को भी नोटिस दिया। इसके बाद अब दोनों को CBI के सामने पेश होना होगा। जी आपको बता दें कि रुजिरा ने लिखा कि CBI के अधिकारी मेरे घर आकर मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। वहीं रुजिरा की अपील को CBI ने स्वीकार करते हुए 23 फरवरी यानी मंगलवार को नरूला के घर जाकर उनसे पूछताछ करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी के बाद सोमवार को CBI की टीम उनकी साली मेनका से पूछताछ करने के लिए पहुंच गई है और सूत्रों के अनुसार उनकी साली मेनका के घर CBI के अधिकारी 2 गाड़ियों में पहुंचे। दोपहर में उनके घर में अधिकारी मौजूद थे। मालूम हो कि CBI रविवार शाम को शहर में रुजिरा की बहन मेनका गांधी के घर इस मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। ममता गंभीर को CBI की टीम ने एक नोटिस दिया जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद सोमवार को पुलिस उनके घर पहुंची। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की जांच का मामला चुनाव से पहले गरमाया है। वैसे तो पिछले 1 वर्ष से CBI पूछताछ कर रही है और कोयला तस्करी के आरोपी किंगपिन अनूप लाला के द्वारा किए गए कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है। अनूप लाला ने कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी नरूला के बैंक अकाउंट से हुए। ये बैंक खाते विदेश में हैं। गौरतलब है कि इस कदम से पहली बार एक केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री के करीबी परिवार के सदस्य पर सवाल उठाया है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों में अगली बड़ी खबर है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से है। जी आपको बता दें कि लिफ्ट हादसे के बाद कमलनाथ को देखने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज, उमा भारती ने कहा मेरी शुभकामनाएं। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुशलक्षेम जानने उनके पास पहुंचे। वजह थी बीते रोज यानी कि रविवार को हुए लिफ्ट वाला हादसा। दरअसल कमलनाथ जिस लिफ्ट में सवार थे वो लिफ्ट झटका खाकर अचानक जमीन पर गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान उन्हें चोट नहीं लगी। कमलनाथ इंदौर के डीएनएस अस्पताल पहुंचे थे। सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज उनके पास गए। विधानसभा सत्र से ठीक पहले सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष की ये मुलाकात थी। वहीं शिवराज के अलावा भाजपा की अन्य वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ट्वीट कर कमलनाथ के लिए कामनाएं की हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे बड़े भाई आदरणीय कमलनाथ पर भगवान की बहुत दया है। कल उनके सिर से बहुत बड़ा संकट टल गया। मेरी उनको शुभकामनाएं। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के हवाले से आ रही है। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण का बयान सुनकर बोले कुमार विश्वास, कहा क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड। जी आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में जहां आम लोगों के लिए सिर में दर्द पैदा कर दिया गया है, विरोधी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर बयान देकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि सीतारमण ने कहा कि ये एक विवादास्पद मुद्दा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तय करती हैं, इससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। केंद्र और राज्यों दोनों को ही तेल की कीमतें कम करने के लिए मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। जिसके बाद कवि कुमार विश्वास ने वित्त मंत्री पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर वित्त मंत्री के बयान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ईश्वरीय कृपा अर्थात एक्ट ऑफ गॉड। कवि कुमार विश्वास का ये ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पर काफी कमेंट कर रहे हैं। मालूम हो कि इससे पहले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने सरकार से इसका हल निकालने की मांग की है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन बढ़ोतरी को वापस लें और हमारे मध्यम और वेतनभोगी वर्ग, हमारे किसानों और गरीबों और हमारे साथी सैनिकों को लाभ दें। सोनिया गांधी ने कहा कि ये कीमतें ऐतिहासिक एवं अव्यवहारिक हैं। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में बता दें कि भाजपा का ममता बनर्जी पर हमला। कहा ममता बनर्जी की सफेद साड़ी और हवाई चप्पल सिर्फ बहाना, अब सच उजागर हो रहा। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निष्ठा और उनकी छवि पर सवाल उठाया। भाजपा की ओर से ये सवाल मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई द्वारा समन सौंपने के बाद उठाया गया। कई करोड़ के कोयला घोटाले में सीबीआई ने बनर्जी की पत्नी को समन सौंपा है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोयला घोटाले में ममता बनर्जी की संलिप्तता के बाद जनता उन्हें डराएगी। अब सब कुछ उजागर हो रहा है। वह अपनी हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, सादा जीवन, उच्च विचार का बहाना बनाती हैं। प्याज की तरह सारी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। बता दें अप्रैल मई में बंगाल में चुनाव हो सकते हैं। बंगाल में सियासी पारा रविवार दोपहर के बाद से तब और बढ़ गया जब सीबीआई की टीम टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के दक्षिणी कोलकाता स्थित आवास पर उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ समन लेकर पहुंची। 5 सीबीआई अधिकारियों ने सोमवार को उनकी बहन मेनका गंभीर से दक्षिणी कोलकाता के उनके आवास पर करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर बता दें कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन के बाद क्या उड़नपरी पीटी उषा भी होंगी भाजपा में शामिल। जी हां, आपको बता दें कि इस साल केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों से पहले बीजेपी भगवान का देश कहे जाने वाले राज्य केरल में एंट्री करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी ने मिशन केरल की शुरुआत कर दी है। कुछ ही दिन पहले केरल निवासी और मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हो गए।
गए। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी अब उड़न परी नाम से मशहूर पूर्व ओलंपियन और पूर्व एथलीट पीटी ऊषा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पीटी ऊषा ने हाल ही में कृषि कानूनों पर बीजेपी और केंद्र सरकार का पुरजोर समर्थन किया था। पूर्व एथलीट ने कानून का समर्थन कर सत्ताधारी पार्टी के प्रति अपना समर्थन जारी किया था। यही नहीं, पीटी ऊषा ने जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और गायिका रियाना के ट्वीट्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि हम अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करते हैं और लोकतंत्र के सच्चे मॉडल हैं। उन्होंने आगे लिखा था कि हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करें। हम जानते हैं कि हम अपने स्वयं के मुद्दे को कैसे सुलझा सकते हैं, क्योंकि हम एक और एक ही राष्ट्र हैं। विश्व विविधता को बनाए रखने में विविधा हैशटैग भारत प्रोपेगेंडा के खिलाफ कुछ मीडिया के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर पीटी ऊषा के करीबी सूत्रों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हालांकि बीजेपी जल्द ही उनके साथ आने की उम्मीद कर रही है। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि भाजपा ने किया कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद का रेड कारपेट वेलकम, कुछ और बड़ी नजदीकियां। जी हम बात करें कि कांग्रेस में गांधी परिवार की तरफ से उपेक्षित दिख रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी के और करीब आते नजर आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में मोदी सरकार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी जिस तरह से मेजबानी की गई है वह किसी कांग्रेसी नेता के लिए सामान्य से परे है। इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष को सरकार की ओर से रेड कारपेट वेलकम मिलते देख वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। असल में समारोह स्थल के कोने कोने में जिस तरह से आजाद की मौजूदगी नजर आ रही है उसमें समझने के लिए बहुत कुछ था। और दोस्तों, मैं जान लेते क्या है देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि गोल्ड के दाम फिर 46,000 के पार, चांदी में भी तेजी। फटाफट जान ले क्या है आज का सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि भारतीय बाजारों में आज गोल्ड के भाव में तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार यानी 22 फरवरी 2021 को सोने के भाव 278 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त आई। वहीं चांदी के दाम में भी 265 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली से तेजी दर्ज की गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,753 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 68,322 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज सोना चांदी की भाव में गिरावट दर्ज की गई है। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओले गिरने के आसार। जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। जी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। दिल्ली में तेज धूप निकलने से लोग गर्मी के दिनों को अभी से महसूस कर रहे हैं और तापमान में आई अचानक बढ़ोतरी से दिल्ली वासी और हैरान और परेशान भी है। राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी सोमवार सुबह खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई। यहाँ कहीं कहीं हल्का कोहरा भी देखा गया। राजधानी में सुबह 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र से आए पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।